हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं डाटा इंटीग्रेशन के बारे में, तो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने उन पॉइंट्स को डिस्कस किया था जो कि जितनी भी रेगुलेटरी एजेंसीज भारत की डिफरेंट फार्म इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट के लिए जाती हैं, तो उन्होंने ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिसकी वजह से वो फार्मा इंडस्ट्रीज गलतियां कर रही हैं। ये बोल सकते हैं कि उन गलतियों को मेंशन किया है जो उनके वर्किंग के अंदर उन्होंने देखी और जिनको उन्होंने सुधारने के लिए बोला वाया वार्निंग लेटर्स। तो आज के वीडियो के अंदर हम उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कि जो रेगुलेटरी बॉडीज किसी भी फार्म इंडस्ट्रीज के अंदर जब उन्होंने ऑडिट किया तो उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या गलतियां पाई जिसकी वजह से उनको वार्निंग लेटर भी इशू हुआ। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस पॉइंट्स के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी अंदर छुपे हुए हैं जो मैं आपको समझाऊंगा अभी, जिसकी वजह से भारत में कई फार्म इंडस्ट्रीज बिक गई, बंद हो गई, यहां तक कि उनका दिवालिया निकल गया, क्योंकि ऐसे पॉइंट्स थे वो जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि उनको वार्निंग लेटर इशू नहीं हुआ, सीधा साधा उनका ऑडिट ही फेल हो गया। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे एग्जांपल है रेनबेक्सी में भी यही इसको काफी पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगा अभी जो वहां पर पाए गए। और यही जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, यही वो पॉइंट्स है जिसकी वजह से रेनबेक्सी बंद हुई और उसको सन फार्मा ने खरीद लिया। ठीक होगी बात। और काफी ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनके प्लांट्स अलग अलग जगह पे बंद हुए और यही वो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करे हैं ये वो सभी वही पॉइंट्स है। ठीक होगी बात। तो आज हम डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बात करेंगे जिनको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा या इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन ये है कि सर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि जो कंप्यूटर के अंदर जो डाटा सेव होता है उसे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा कहते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर कौन सा डाटा सेव होता है, जब आप कोई भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, HPLC, GC, UV, FTIR, तो उसके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं वो सब कहाँ सेव होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के अंदर। और सॉफ्टवेयर के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा कहते हैं। और यहाँ पर भी ऐसे बड़े बड़े पॉइंट, जी हाँ, ये एक ऐसे बड़े बड़े पॉइंट थे जिसकी वजह से काफी कंपनीज बंद हो गई। तो कौन कौन से पॉइंट है? सबसे बड़े डिलीशन। जी हाँ, कई ऑडिटर्स ने ये पाया कि जब उन्होंने कई इंस्ट्रूमेंट्स के सॉफ्टवेयर को चेक किया तो उन्होंने ये चीज देखी कि वहां पर कई टेस्ट रिजल्ट्स जो थे वो डिलीट कर दिए गए थे। ग्राफ डिलीट कर दिए गए थे, एक साथ 10 ग्राफ, 15 ग्राफ गायब थे, ना उनका बैकअप मिला। इससे उनको ये पता चला कि ये ड्रग जो थी वो पहले फेल हो गई थी और उनके फेल रिजल्ट्स को इन लोगों ने डिलीट कर दिया और उसको वापस से एनालाइज करके पास कर दिया। और सीधी सी बात है, और ये एक बहुत बड़ी गलती है। तो ये जो डिलीशन वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी आप वर्क करें और अगर आपसे कोई एनालिसिस फेल हो गया है तो उसके टेस्ट रिजल्ट को कभी भी डिलीट नहीं करना है अगर आप उस डिलीशन में पाए गए। क्योंकि देखिए, डिलीट बहुत ईजी वे में वो पकड़ में आ जाता है। उसका रीजन मैं बता देता हूं कि जब भी आप किसी भी ग्राफ को जनरेट करते हैं या कोई भी रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो उसका एक सीरियल नंबर जनरेट होता है। बट जब आप उसको डिलीट कर देंगे और वापस से ग्राफ को रीजनरेट करेंगे तो वो सीरियल नंबर नहीं होगा। मतलब मान लीजिए कि 1 से 5 से लेकर 10 तक आपने डिलीट कर दिया तो अगला जो होगा वो 11 से स्टार्ट होगा। तो जब ऑडिटिंग टीम आएगी ना तो उनको पता चल जाएगा कि 5 से 10 वाले जो ग्राफ है वो तो डिलीट हो चुके हैं और 11 से रिपोर्ट स्टार्ट हुई है, मतलब यहां पर बीच में डिलीशन हुआ है। तो बिल्कुल भी ये चीज गलती मत कीजिएगा कि आप ग्राफ को डिलीट करने जाएं। अगर आपसे कोई फेल हो गई है कोई एनालिसिस तो आप उसको बता दें कि सर ये मुझसे फेल हो गई है, मुझसे डेविएशन हो गया है, बट आप कभी भी किसी ग्राफ को डिलीट ना करें। उसके बाद कई बार HPLC के अंदर और गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर लड़के जो होते हैं वो रिपोर्ट को मल्टीपल रिप्रोसेस करते हैं, बार बार रिपोर्ट को जनरेट करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी गलती पाई गई है और ये भी डाटा इंटीग्रेशन के अंदर आता है। आपको केवल एक ही बार मेथड डेवलप करनी है प्रोसेसिंग की और उसी प्रोसेसिंग मेथड से आपको सारे ग्राफ को रिपोर्ट जनरेट करनी है, सभी को उसी से प्रोसेस करना है। बार बार प्रोसेसिंग मेथड आपको जनरेट नहीं करनी है, इस चीज का आपको याद रखना है। तो ये एक बहुत बड़ी डाटा इंटीग्रेशन रिपोर्ट पाई गई है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि सीरियल नंबर जनरेट होता है, तो वैसे ही अगर आप एक ही ग्राफ को या एक ही टेस्ट रिजल्ट को बार बार रीप्रोसेस करेंगे तो वो रिजल्ट के अंदर अलग अलग दिखेगा। मतलब एक ही रिपोर्ट 10 बार दिखेगी क्योंकि आपने 10 बार उसको प्रोसेस किया। मतलब जितनी बार आप प्रोसेस करेंगे, 1 बार 2 बार, मतलब गाइडलाइन ये कहती है कि आपको एक रिजल्ट को या एक ग्राफ को केवल एक बार प्रोसेस करना है, वो भी एक ही प्रोसेसिंग मेथड से। एक प्रोसेसिंग मेथड बना के आपको जितने भी आपने उस एनालिसिस के अंदर एनालाइज किए हैं, जितनी बार आपने रन लगाए हैं, उन सभी रन को आपको एक ही प्रोसेसिंग मेथड के साथ प्रोसेस करना है। ऐसा भी नहीं आपने स्टैंडर्ड के लिए अलग से प्रोसेसिंग मेथड बनाई है, टेस्ट के लिए अलग से प्रोसेसिंग मेथड बनाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि बार बार टेस्ट रिजल्ट को प्रोसेस नहीं करना है। अगर आप कर रहे हैं तो ये भी एक डाटा इंटीग्रेशन का पॉइंट है।
जो अगला पॉइंट यहाँ पर देखा गया है वो है इंटेंशनली मॉडिफिकेशन का, मतलब रिजल्ट को पास करने की कोशिश का। जब कोई भी लड़का एचपीएलसी के ऊपर कोई भी ग्राफ को या उसकी प्रोसेसिंग मेथड बनाते हैं तो कई बार लड़के क्या करते हैं कि उस प्रोसेसिंग मेथड में ग्राफ के एरिया को कम ज़्यादा करने के लिए, जिससे कि उनका टेस्ट रिजल्ट पास हो जाए, वो लोग उसको प्रोसेसिंग के समय कुछ ऐसे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि बैन किए गए हैं। जी हाँ, एचपीएलसी के अंदर प्रोसेसिंग में कई ऑप्शंस को आज बैन कर दिया गया है, जिससे कि टेस्ट रिजल्ट फेल को पास करने की कोशिश की जाती है, बट वो लड़के उसको कोशिश करते हैं कि उस ऑप्शंस को यूज़ कर लेते हैं और जिससे कि उनका एरिया कम ज़्यादा हो जाता है और वो टेस्ट रिजल्ट पास हो जाता है कैलकुलेशन के थ्रू। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब ऑडिट ट्रायल रिपोर्ट जनरेट की जाती है ऑडिट टीम के द्वारा, तो वो लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हैं कि इस लड़के ने ड्रग को प्रोसेसिंग करते समय एचपीएलसी के अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस का यूज़ किया था जो कि नहीं करने थे। तो इस चीज़ से आपको बचना है। कभी भी प्रोसेसिंग मेथड बनाते समय आपको उन ऑप्शंस को चूज़ नहीं करना है जो कि बैन है, जिसको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल आपको सिंपल जो ऑप्शन आपको बोले गए हैं उसी से ही आपको प्रोसेसिंग मेथड बनानी है और उसी का यूज़ करना है। चाहे आपका एनालिसिस फेल हो जाए, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। अगर आप कोशिश करोगे तो फिर आप फंस सकते हो। अगला पॉइंट जो है वो बैकअप से रिलेटेड है। कई बार कई कंपनीज थोड़ा ज़्यादा तेज दिमाग चलाने के चक्कर में बैकअप के लिए कोई ऑप्शन नहीं बनाती हैं और बैकअप का क्या प्रोसीजर है वो नहीं रखती हैं, जिससे कि कोई भी ऑडिटर पुराने टेस्ट रिजल्ट को चेक ना कर पाए। वो लोग क्या करते हैं, एक अपना खुद का बैकअप बना के रखते हैं, एक हार्ड डिस्क लगाते हैं, सारा बैकअप वहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और ले जाते हैं। मतलब कंप्यूटर के अंदर जब ऑडिटर चेक करने के लिए जाता है तो उसको किसी भी टाइप का बैकअप नहीं मिलता है, ना उसको कोई पुराना डाटा मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी गलत प्रैक्टिस है, इस चीज़ से आपको बचना है। बेसिकली तो ये एनालिस्ट से रिलेट नहीं करती है, ये आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके जनरल मैनेजर हैं या असिस्टेंट मैनेजर हैं, वो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, बट जो कि फ्रेशर्स हैं उनसे रिलेटेड ये पॉइंट नहीं करता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर्स होते हैं, जो आपका जो भी मैं आपके यूज़र आईडी और पासवर्ड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सिक्योर नहीं होते हैं। कोई भी उसको यूज़ करता है और उससे वो रिपोर्ट जनरेट कर लेता है या ग्राफ निकाल लेता है, तो ये एक गलत प्रैक्टिस है। लड़का मतलब पता चला कि आप तो घर पे बैठे हो और आपके नाम से ही कोई ग्राफ प्रिंट करवा रहा है या आपके नाम से ही कोई रन लगा रहा है, एनालिसिस कर रहा है और आपका यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ हो रहा है, तो ये गलत प्रैक्टिस है। साथ ही साथ बैकअप का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए कि आपको कैसे बैकअप जनरेट करना है उसको, और जो प्रोसीजर आप बैकअप के लिए यूज़ कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेटेड होना चाहिए। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये बैकअप वाला पॉइंट तो फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये सीनियर्स के लिए है, बट ये जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए थे इससे रिलेटेड, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पेपर रिकॉर्ड्स के बारे में। इससे पहले हमने बात करा था इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, मतलब जो हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं। पेपर रिकॉर्ड्स का मतलब होता है जिसको हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, कागजी कार्रवाई जिसे हम कहते हैं। उससे रिलेटेड भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जो कि ऑडिटिंग टीम ने मेंशन किए हैं, और उसमें सबसे बड़ा पॉइंट है, कह सकते हैं कि वो खुद जनरेट किए गए। मतलब खुद जनरेट का मतलब है कि ड्रग को पास करने के लिए आपने खुद से ही उसको जनरेट कर लिया, खुद से ही आपने उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर लिया। कंप्यूटर मतलब जो हमको रिपोर्ट मिली थी, मतलब एचपीएलसी या जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन थे, उन्होंने जो हमको रिपोर्ट दी उसके हिसाब से ना चलते हुए अपने हिसाब से कोई नई रिपोर्ट जनरेट कर ली, डाटा के साथ छेड़छाड़ करी, गलत वेट स्लिप का यूज़ करके आपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली और कैलकुलेशन से आपने फेल ड्रग को पास कर दिया। ये एक गलत प्रैक्टिस है। उसके बाद कोई इम्प्लॉय है और आपको पता चला कि यार अभी ऑडिट आने वाला है और आपने जितने भी इम्प्लॉयज अभी भर्ती किए हैं उनकी ट्रेनिंग भी नहीं कराई, तो आपने खुद ब खुद फर्जी ट्रेनिंग के रिकॉर्ड बना लिए कि ये लड़के आए थे, उनसे फर्जी सिग्नेचर ले लिए कि सिग्नेचर करो कि तुमने इस डेट पे ये ट्रेनिंग ली थी, इतनी बजे तुम आए थे, और सब फर्जी वाले से एक ट्रेनिंग रिपोर्ट जनरेट कर ली। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो कि मैंने अधिकतर ऑडिटिंग टीम ने ये चीज़ देखी, और वो ये देखी है कि जब ऑडिटिंग टीम आने वाली होती है तब कई बार कई रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है, जनरेट की जाती है, कई रिपोर्ट्स जनरेट हो जाती हैं, कई डॉक्यूमेंटेशन उसी समय मतलब एक दिन पहले ही सारे रिकॉर्ड्स बना लिए जाते हैं खुद ब खुद। मतलब ये सारा फर्जीवाड़ा होता है, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है इंडिया के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा फर्जीवाड़े होते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग टीम ने मेंशन करी है। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट्स तो फ्रेशर्स के लिए तो नहीं होंगे, ये सीनियर्स के लिए होंगे। बट अगर ये वीडियो कुछ सीनियर्स लोग भी देख रहे हैं जो 4 साल 5 साल क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरी के अंदर या फार्मा इंडस्ट्री के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर
बिता चुके हैं और उनको इस सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है और आपका जो टॉप मैनेजमेंट है वो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें ऑडिटिंग टीम जो होती है वो पकड़ लेती है, और पकड़ में अगर आप एक बार आ गए ये फर्जीवाड़ा करते हुए, तो फिर जॉब आपकी जाएगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आप ये चीज़ ना करें और प्रॉपर गाइडलाइन और सीजीएमपी को फॉलो करें। और अगला पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। जी हाँ, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी कई बार ऑडिटिंग टीम ने अपनी वार्निंग लेटर के अंदर ये पॉइंट्स मेंशन किए हैं और इन पॉइंट्स का जानना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट आता है कि जितने भी डेविएशंस हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसको बिल्कुल भी ना इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया, ना इसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन किया गया कि आपने जो डेविएशन पकड़ा या इंसिडेंट्स दिखा तो उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया, उसमें कौन कौन जिम्मेदार था, ये डेविएशन किस वजह से हुआ, इसका किसी भी टाइप का कोई जस्टिफिकेशन नहीं मिला, ना कोई डॉक्यूमेंटेशन मिला। बट जब कंप्यूटर्स में चेक किया गया तो वहाँ पाया गया कि ये इंसिडेंट्स इस डेट को हुए थे, बट क्यूए में जब चेक किया तो इस डेट पे कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं था। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर कोई इंसिडेंस और डेविएशन हो रहा है तो तुरंत आप अपने सीनियर्स को बताएं, क्योंकि वो फिर उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करेंगे जिससे कि आप लोग प्रॉब्लम में ना आए। बट अगर आप आगे सीनियर्स को ये सारी चीज़ें बताएंगे ही नहीं कि हमसे इंसिडेंस हो गया है, डेविएशन हो गया है, तो वो भी क्या करेंगे, फिर आप उसके जिम्मेदार फिर आप होंगे और एक्शन फिर आपके विरुद्ध ही या आपके खिलाफ ही लिया जाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके अलावा अगर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है, सॉफ्टवेयर जो है वो एक तरीके से रीइंस्टॉल हो गया है या सॉफ्टवेयर ही खत्म हो गया है या बंद हो गया है, तो इसकी रिपोर्ट आपको करनी है और इसका भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये तकलीफ आ रही थी तो हमने फिर सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करवाया, इंजीनियर ने विजिट करी, उसने क्या एक्शन लिया, क्या हमने नया सॉफ्टवेयर परचेज किया, वो सारी चीज़ें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना ज़रूरी है। साथ ही साथ सैम्पलिंग से रिलेटेड भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि आपने अगर सैम्पलिंग ली है तो अगर आपको रीसैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ गई है तो रीसैम्पलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या उसका रीज़न था, उसका भी प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऑडिटिंग टीम किसी भी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आने वाली होती है तो उससे पहले जो इंडस्ट्री होती है वो अपने ही कैंडिडेट से एक बार अपनी कंपनी का ऑडिट करवाती है, जिसको हम इंटरनल ऑडिट कहते हैं। ज़्यादातर इसमें क्यूए के लोग होते हैं और वो ऑडिटिंग टीम आने से पहले वो खुद चेकिंग करते हैं और इसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अगर जब इंटरनल ऑडिट कराया था अपने बंदों से तो उसमें क्या गलतियां पाई गई और उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया, क्या डिसीजन लिए, क्या सुधार किए, क्या कंप्लेंट्स लिए, ये सारी चीज़ें हमको डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी बाहर से किसी कंपनी को हायर करती है कि आप आइए और हमारी कंपनी का ऑडिट कीजिए और आप बताइए कि हम क्या गलती कर रहे हैं जिससे कि हमारी आने वाले ऑडिट पास हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैंने ये भी देखा है कि इंडिया की कई मल्टीनेशनल कंपनीज यूएस एफडीए आने से पहले यूएस एफडीए के रिटायर्ड लोगों को बुलाती है और उनसे चेकिंग करवाती है और उनको एक मोटा पैसा देती है, मतलब करोड़ों रुपए देती है, जिससे कि उनका यूएस एफडीए पास हो जाए। तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ें भी ऑडिट के अंदर चेक की जाती हैं। नेक्स्ट और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई ऑडिटिंग टीम आए तो कभी भी आप ये कोशिश ना करें कि उनके सामने कोई गलत डाटा पेश करें या खुद ब खुद बनाई हुई गलत इन्फॉर्मेशन या डाटा इंटीग्रेशन की हुई रिपोर्ट उनके सामने सबमिट कर दें, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि वो लोग तो काफ़ी भोले हैं और उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा और वो आपका ऑडिट पास करके चले जाएंगे। ये गलती आप कभी ना करें। उनके सामने कभी भी ऐसी रिपोर्ट पेश ना करें जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा डाटा इंटीग्रेशन है, हमने खुद घर में बैठ के ये रिपोर्ट जनरेट करी है, खुद ब खुद इसको मैनिपुलेट किया है और डाटा अपने हिसाब से जनरेट किए हैं, ग्राफ अपने हिसाब से जनरेट किए। ऐसी रिपोर्ट और ऐसा डॉक्यूमेंटेशन कभी भी किसी भी ऑडिटिंग टीम के सामने ना पेश करें, क्योंकि यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि उन लोगों वो तो घाट घाट का पानी पी के आए हैं, उनको पता है कि कहाँ से नस दबानी है और कहाँ से गलती पकड़नी है। तो इस चीज़ का याद रखें। तो ये वीडियो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर इन वीडियोस के थ्रू मैंने आपको प्रॉपर और सिस्टमेटिक वे में ये समझाने की कोशिश करी है कि जब भी कोई ऑडिटिंग टीम किसी फार्मा इंडस्ट्री के अंदर विजिट करती है तो वहाँ पर वो क्या क्या गलतियाँ पकड़ती हैं। और मैं यहाँ पर मैंने भारत में पाई गई उन सारी गलतियों को मेंशन किया है और वो सिस्टमेटिक वे में समझाने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्लियर हो जाएँ। और अगर आप ये सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं या ये गलतियाँ अगर अभी आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं तो आप ये ना करें और आपको पता चल जाए कि ये वो भारी मिस्टेक्स हैं जो कि ऑडिटिंग टीम के द्वारा पकड़ी जा सकती हैं, जिससे कि आपका कैरियर खराब होगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स पे आप क्वेश्चन पूछिएगा, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।